ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚ माध्यमिक पाठशाला चित्रहಳ್ಳಿ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ तालुका चित्रदुर्ग जिला। बच्चों, आज हम हिंदी वल्लरी तृतीय भाषा हिंदी 10वीं कक्षा का गद्य पाठ है। उसका नाम है महिला की साहस गाथा। ये एक संकलित पाठ है, इसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करते जाएंगे। ठीक है, तो किस महिला के बारे में साहस गाथा को लिखा गया है, तो शीर्षक के बारे में हम पहले देखते जाएं। क्या है यहाँ पर? महिला की साहस गाथा। गाथा का अर्थ आप जानते हैं? जानते हैं? नहीं। गाथा का अर्थ होता है कथा या कहानी। किसकी कथा, किसकी कहानी? महिला की। कैसी कहानी है? साहस की कहानी है ना। आप लोगों को ये समझाना है कि महिला की कहानी है वो किस प्रकार की कहानी? महिला की साहस की कहानी है। बहुत सारी साहसी महिलाओं के बारे में आप सभी ने जाना है, तो उसमें और एक महिला का नाम यहाँ पर मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ठीक है बच्चों, हम देखते जाएंगे इसमें इस पाठ में जो आया हुआ आशय क्या है, क्यों ये पाठ 10वीं कक्षा में दिया गया है, आप लोगों को इससे क्या उपयोग हो सकता है, हम देखते जाते हैं। इस पाठ से बच्चे साहस गुण, कौन सा गुण? साहस का गुण और दृढ़ निश्चय है ना, उसके साथ साथ अथक परिश्रम यानी हार्ड वर्क, ಕಷ್ಟದ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದನ್ನ, उसके साथ साथ मुसीबतों को किस प्रकार सामना करना है। मुसीबत का अर्थ होता है ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ತೊಂದರೆಗಳು, ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು। ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ हमारे जीवन में जो मुसीबत आ जाती है तब, और उसके साथ साथ हम उसको क्या करते हैं? साहसी गुण भी सीखते हुए उसको दृढ़ निश्चय के साथ हमारा परिश्रम करना है, इसीलिए और उसके साथ साथ सामना करना है इत्यादि आदर्श गुण हमें चाहिए या नहीं? जीवन में कैसे गुण चाहिए हमें? एक काम करते समय है ना, तब क्या करते हैं हम? उस कार्य में प्रवेश करते समय दृढ़ता के साथ करने के लिए तैयार होना है और उसमें इच्छा भी रहना जरूरी है। उसके साथ साथ हम उसमें आने वाले, उस कार्य में हम लगे हुए हैं, उस संदर्भ में आने वाले जो बाधाओं को, समस्याओं को, मुसीबतों को किस प्रकार सामना करना है, ये हमें इस महिला की साहस गाथा कहानी में या कथा में, गाथा में हम सीखते जाते हैं। समझ में आया बच्चों? ठीक। इसके साथ साथ हिमालय की ऊंची चोटियों की जानकारी भी प्राप्त करते हैं। आपने देखा है हिमालय जो पहाड़ है? नहीं देखा, ठीक है, लेकिन सुना है ना, हिमालय पहाड़ के बारे में आप लोग सुना है। तो उसमें हम देखते जाएंगे उसमें कौन कौन सी चोटियां, चोटी का अर्थ होता है यहाँ पर लिखा गया है ಶಿಖರ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ಅಂದ್ರೆ ತುದಿಯ ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಶಿಖರ ಯಾ ಚೋಟಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಶಿಖರ ಭಾಗ ಹೇಗೆ ಇದೆ, उसकी भी जानकारी हम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ यह पाठ सिद्ध करता है कि मेहनत का ये फल क्या हो जाता है? अच्छा ही होता है। ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಶ್ರಮದ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ। क्यों 10वीं कक्षा में ही ये दिया गया है? आप कह सकते हैं? नहीं। क्या है, आप अभी क्या कर रहे हैं? एक स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप आलसी बनकर आगे बहुत सारा हमारा जीवन पड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, जिंदगी में आगे करेंगे ऐसा सोचते हुए जाते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते।
लेकिन ऐसी एक एक महिला हो या पुरुष हो, ऐसी एक एक साहस गाथा को सुनते हैं तो हम आराम से अपने मन में भी ऐसी भावना को जोड़ सकते हैं और कार्य प्रवृत्त हो सकते हैं, है ना बच्चों। तो आपके साथ साथ मैं भी इस महिला की कथा को सुनकर क्या है कार्य प्रवृत्त होने की कोशिश करूंगी। आप भी करेंगे ना? ठीक है। तो उसमें आने वाले कुछ शब्द हैं उनके बारे में हम देखते जाएंगे। क्या है? चोटी का अर्थ होता है शिखर, टू दी भागांत। उसके बाद जज्बा एक नया शब्द है, आपने नहीं सुना होगा, सुना है? नहीं है, ठीक है। इसमें एक शब्द आता है जज्बा, इसका अर्थ होता है हौसला, हुम्मस्सु, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು। उसके साथ साथ दौरान ಅಂತ ಒಂದು शब्द है, ये हमारे पाठ भागों में हम उसका उपयोग करते जाते हैं, लेकिन उसका सही अर्थ क्या है आप नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। दौरान का अर्थ होता है उस समय, आ समयದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ। उसके साथ साथ झंडा, ये शब्द आप सभी ने सुना है, फिर भी लिखा है, आप लिख लीजिए। झंडा का अर्थ होता है ध्वज या पताका, ध्वज पताके ಅಂತ ನಾವು अल्वा। इसके साथ साथ तंबू, ये शब्द आपने नहीं सुना, सुना था पहले? नहीं सुना है, ये भी एक नया शब्द है। ऐसे शब्दों को आप क्या करना है, मन में रखना है। घर जाने के बाद 5-5 नए शब्दों को अपने दिमाग में रखते जाते हैं तो आप भी ऐसी ही एक गाथा लिख सकते हैं, है ना। इसीलिए हम कैसे बच्चे हैं, भाषा के सीखने के बच्चे हैं, इसीलिए हम क्या करना है, ऐसे शब्दों को मन में रखना है, याद रखना जरूरी है। तंबू का अर्थ होता है क्या है, यहाँ पर ये नहीं कहा ना, हाँ, तंबू का अर्थ होता है ಶಾಮಿಯಾನ। ಕೇಳಿದಿರಾ ನೀವು? ಏನಂತೀರ ಅದಕ್ಕೆ? ಮೇಲೆ ಹಾಕುವಂತದ್ದು, ಪೆಂಡಾಲ್ ಹಾಕೋದು ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಶಾಮಿಯಾನ ತಾನೇ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದು। इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तंबू कहते हैं, याद रखिए। उसके साथ साथ एक शब्द है आरोहण, ये आपने सुना है शायद, आरोहण अवरोहण। आरोहण का अर्थ होता है चढ़ना अथवा ಏರಿಕೆ ನಾವು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ। ಅವರೋಹಣ का अर्थ होता है ಇಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಉತ್ತರನ, ಇಳಿಯುವುದು, ಏರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಚढ़ना, ಏರುವುದು, ಹತ್ತುವುದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ। उसके साथ साथ और एक शब्द है कर्मठता। क्या है? ये भी नहीं सुना है शायद, सुना है, उसका अर्थ पता नहीं, तब क्या कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं। कर्मठता का अर्थ होता है काम करने की शक्ति का भाव, काम करने की भावना, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಹುಟ್ಟೋದು, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುವಿಕೆಗೆ कर्मठता ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। उसके साथ साथ एक शब्द है बगैर। बगैर का अर्थ होता है बिना, अगर ಹೊರತು ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು। उसके बाद एक शब्द आया है फावड़ा, ये भी आपने नहीं सुना है, तो इसका अर्थ होता है खुदाई का साधन। खुदाई ಅಂದ್ರೆ ಏನು? खोदना ಅಂದ್ರೆ ಆಳ ತೆಗೆಯೋದು, ಏನಂತೀರಿ, ಬಗೆಯುವುದು ಅಂತ ನಾವು, ಅಗೆಯುವುದು, ಬಗೆಯುವುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಬಗೆಯುವಂತಹ ಅಥವಾ ಅಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಸಾಧನ ಪಾವಡ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ, ನೀವು ಪಿಕಾಸಿ ಅದೇನೇನು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರೀತೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಿಂದಿ में क्या कहते हैं? ಪಾವಡ ಅಂತ, ಸಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಂತ, ಚಲಿಕೆ ಕಡೆ ನೀವೇನೇನೋ ಸ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಚ ಕೂಡ ಅಂತೀರ, ಸಲಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ, उसको फावड़ा कहते हैं। उसके बाद इस्तेमाल, ये शब्द आपने सुना है, फिर भी और एक बार दोहराएंगे। इस्तेमाल का अर्थ होता है उपयोग, उपयोग। उसके बाद नजदीक, हमारे नजदीक, घर के नजदीक, है ना, ऐसा कहते रहते हैं। नजदीक का अर्थ होता है पास, हत्तीरा ಅಂತ ನಾವು बोलते। उसके साथ साथ और एक शब्द है रज्जू। रज्जू सुना है आपने? नहीं सुना है, ये भी एक नया शब्द है, याद रखिए। रज्जू का अर्थ होता है रस्सी, रस्सी का अर्थ होता है हग्ग, हಳ್ಳ, पिटारी, ನೀವು ಕೇಳಿದಿರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ रज्जू का अर्थ होता है रस्सी, रस्सी ಅಂದ್ರೆ हग्ग, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। इतने सारे शब्द हैं। इसके साथ साथ पाठ भाग में आने वाले और भी बहुत सारे शब्दों को मैं दोहराते जाती हूँ, उसका अर्थ कहते जाती हूँ, तब समझ लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, अब शुरू करेंगे पाठ भाग को। ठीक है, हम अब शुरू करने जा रहे हैं इस महिला की साहस गाथा को या कहानी
अभी इस समय जानते जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ संकेत, पाठ का जो संकेत कर दिया गया है हम उसे पहले दोहराएंगे। इस खेल द्वारा छात्र यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि यानी महिलाएं भी साहस प्रदर्शन में पुरुषों से कुछ कम नहीं है। यानी जो भी कार्य हो करते समय पुरुष के समान ही स्त्रियां भी कर सकती हैं। ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಅಂತ ऐसा कहते हैं, है ना। ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, क्यों महिलाएं कुछ कर दिखाने के लिए योग्य नहीं है, फिर भी कुछ पुरुषों के दिमाग में और स्त्रियों के दिमाग में भी, पुराने जमाने की जो स्त्रियां देख लीजिए, ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ऐसा कह देते हैं, लेकिन आज की प्रस्तुत युग में ये ऐसा नहीं, क्योंकि पुरुष और स्त्री समान है। कोई भी कार्य क्यों न हो वो भी एक पुरुष के जैसे ही कर दिखाती है ना। इसीलिए बच्चों आप लोगों को भी समझाने के लिए, आपके मन में भी ऐसा भाव जगाने के लिए इस पाठ को यहाँ पर दिया गया है। तो क्या है, महिलाएं भी साहस प्रदर्शन में जो भी कार्य हो उसमें उसके साथ साथ साहस प्रदर्शन में भी महिला स्त्री के यानी पुरुष के समान ही कार्य प्रवृत्त हो सकती है, कुछ कम नहीं है। विजेंद्र पाल इस विचार का एक निदर्शन है। ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯು ಪುರುಷನ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಯಾವ ಕೆಲಸವಾದರೂ ಸರಿ ಅವಳು ಪುರುಷನಷ್ಟೇ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಎಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ। अंतः महिलाएं ये विजेंद्र पाल भी एक है। इसका नाम आपने सुना है? ठीक है, कब सुना है? समझ में आया? एवरेस्ट चढ़ते समय इनका नाम सिर्फ सुना है, लेकिन इनकी कहानी आप लोगों को पता नहीं है। सुना है कहानी को? नहीं है। वो उन्होंने किस प्रकार चढ़ा, यानी चढ़ने की कोशिश किस प्रकार की, उसके साथ साथ उन्होंने ये यानी साहस का कार्य किस प्रकार करते गई, उसके बारे में हम देखते जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ महिला कर दिखाई है ऐसा मत सोचिए, यानी पुरुष के जैसे ही महिला कर दिखा सकती है, ये भाव हमारे मन में रखना है। ಮಹಿಳೆ ಹತ್ತಿದ್ಲಂತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪುರುಷನ ಹಾಗೇನೆ ಇವಳು ಸಹ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ಲು ಅನ್ನುವಂತ ಮನೋಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ। उसके साथ साथ यहाँ पर ऐसी महिलाओं से प्रेरणा पाकर छात्र साहसी भाव अपना सकते हैं। देखिए, एक महिला की कथा सुनते हुए हमारे मन में भी, या छात्र हो या हम भी छात्र ही है ना, जो भी हो अपने जीवन में छात्र ही है, हमेशा हर दम तक सीखते ही चले जाते हैं, हर एक व्यक्ति छात्र ही है। इसीलिए छात्र क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में भी ऐसी एक एक महिलाओं की कहानी को, कथा को, गाथा को सुनते सुनते मैं भी कुछ करूं, मैं भी कुछ कर दिखाऊं, ऐसा भाव अपने मन में सोचते कार्य प्रवृत्त हो जाते हैं। ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಭಾಗವನ್ನ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಆ ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತಾ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗ್ತೀರಿ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಹತ್ತಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಹಿಡಿದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಅಚಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಮನೋಸ್ಥಿತಿಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ। ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸಹ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಮೂಡಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಆಲಸಿಗಳಾಗ್ತೀವಿ, ನೆಪಗಳನ್ನ बहाना बनाते जाते हैं, बहाने बनाकर हमारा काम क्या करते हैं, अगले दिन के लिए टाल देते हैं। ऐसा नहीं है, जो काम करना है आज ही करना है, अभी करना है, इसी वक्त कर दिखाना है। ठीक है बच्चों, तो इस महिला की कहानी को सुनकर आप किस प्रकार यानी अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, देखने के लिए कहानी अब शुरू करते जाएंगे। क्या है यहाँ पर जो शुरू करेंगे कथा को, पहली महिला एवरेस्ट विजेता विजेंद्र पाल को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय
महिला होने का गौरव प्राप्त। विजेंद्री का जन्म एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ था। यहाँ पर एक साधारण भारतीय परिवार को अंडरलाइन करते जाए क्या हुआ था। पिता किशनपाल सिंह, ये याद रखिए, उनके पिता का नाम किशनपाल सिंह और माँ हंसादेवी नेगी। कन्नड़ದಲ್ಲಿ ನೀವು हंसादेवी नेगी ಅಂತ ನೀವು करेंगे, लेकिन हिंदी में हम ऐसे उच्चारण करेंगे हंसादेवी नेगी की 5 संतानों में यह तीसरी संतान है। विजेंद्री के बड़े भाई को पहाड़ों पर जाना अच्छा लगता था। भाई को देखकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे भी वही करेंगी जो उनका भाई करते हैं। उसको अंडरलाइन करते जाइए, वे भी वही करेंगी कि उनका भाई करते हैं। वे किसी से पीछे नहीं रहेंगी, उनसे बेहतर करके दिखलाएगी। इसी जज्बे से, शब्द मैंने यहाँ पर लिखा था, आप लोग शायद लिख लिया होगा, उससे देखते जाइए जज्बे का अर्थ क्या होता है। इसी जज्बे से, इसी कारण से उन्होंने पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा है ना। उनके पिता कौन है, माता कौन है, ये भी भाई के अपने भाई की तरह ही कुछ काम करना चाहती थी। इतना आपको शायद अभी मन में लगा होगा या समझ में आया होगा। ऐसा नहीं है बच्चों, इसमें और भी कुछ जानकारी विषय जुड़ा हुआ है, छुपा हुआ है। वो क्या है देखते जाएंगे। पहली महिला एवरेस्ट विजेता ನೋಡಿ, ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಎವರೆಸ್ಟ್ ವಿಜೇತೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಮಹಿಳೆ ಯಾರಂತೆ विजेंद्री पाल। उसका विजेंद्री पाल को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗೌರವ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ, ಗೌರವ ಪ್ರಾಪ್ತ हुआ है। विजेंद्री का जन्म, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಎವರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏರಿದಂತಹ ಮಹಿಳೆ ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ। विजेंद्री का जन्म ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ಲು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾದ್ರೆ एक साधारण भारतीय परिवार में, नाम ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು। साधारण जो शब्द है, क्योंकि ये भी हमारे जीवन से जुड़ा है। क्यों बताइए? हम भी क्या है, एक साधारण परिवार के ही बच्चे हैं, छात्र हैं, है ना। तो ऐसे समय में विजेंद्री साहस गाथा कैसे की? उसकी साहस गाथा हम कैसे यहाँ पर सुन रहे हैं? ये साधारण परिवार में पैदा होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया है, एक साहसी कार्य किया है, कार्य को करके दिखाया है। तो हम क्यों नहीं? ऐसा लगता है ना। ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಈ ಸಾಹಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದಳಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ? ನಮಗೆ ಈ ಶಬ್ದ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು। क्योंकि हम भी साधारण परिवार के ही हैं, ಹೌದಾ? ನಾವು ಕೂಡ ಸಾಧಾರಣ ಪರಿವಾರದವರೇ। ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಏನು? मैं भी कर दिखा सकता हूँ। विजेंद्री ने किया है, साधारण परिवार में पैदा होकर मैं क्यों नहीं ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂಡೋ ಕಾರಣದಿಂದನೇ ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ। ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಪರಿವಾರ ಹುಟ್ಟೋದು ಯಾವ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ। ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸದೃಢವಾಗಿ ಬಲವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಗೌರವ, ಯಶಸ್ಸು, ಗೆಲುವು ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿಜೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಳು ಸಹ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಸಾಧಾರಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ಲು ಅಂತ। उसके साथ साथ पिता का नाम दे देते हैं। पिता का नाम क्या है? लिख लीजिए, किशनपाल सिंह है। और माता हंसादेवी नेगी। एक वाक्य के प्रश्न के संदर्भ में और अनुरूपता के प्रश्न के संदर्भ में आ जाता है। क्या है? इसके माता का नाम क्या है, इसके पिता का नाम क्या है? तो आप याद रख लीजिए, अगले साल की जो परीक्षा में
शिक्षा की दृष्टि से नहीं, विचित्रपाल के माता पिता कौन है? आपके माँ बाप है ना, वैसे ही विचित्रपाल के माता पिता कौन है? सामान्य रूप में आप याद में रख सकते हैं, किशनपाल सिंह और माता हंसादेवी नेगी। ठीक है बच्चों, उसके साथ साथ हम देखते जाएंगे विचित्री ये कितने संतानों में एक थी। अभी 1-2 संतान है, लेकिन पहले 5, 6, 8 संतान होते थे, 10 तक 12 तक, है ना। लेकिन ये कितने संतानों में थी? 5 संतानों में तीसरी संतान थी। 5 जन मಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಮಗಳಾಗಿದ್ದು ಯಾರು? विचित्रपाल। ये भी एक प्रश्न आ जाता है, इसमें कोई भी एक प्रश्न पूछ सकते हैं इस पैराग्राफ से, तो ठीक से याद रखिए। 5 जन ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಮಗಳಾಗಿದ್ದು, 5 संतानों में ये तीसरी संतान थी। उसके बाद विचित्र के बड़े भाई को पहाड़ों पर जाना अच्छा लगता था। देखिए, घर के जो सदस्य होते हैं, परिवार के जो सदस्य होते हैं, उनको देखकर बच्चा पैदा होते ही कुछ न कुछ सीखते चला जाता है ना। ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪರಿವಾರದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ, ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯನ್ನ, ಅವರ ಒಂದು ಜೀವಿಸುವ ಬಗೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವಳು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪಹಾಡ್ ಚढ़ने की इच्छा थी, ಅವನಿಗೆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನ ಹತ್ತುವ ಒಂದು ಸಾಹಸದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಇತ್ತು। वैसे ही इन्होंने भी क्या किया, मेरा भाई जो करता है वैसे ही मुझे भी कर दिखाना। ನೋಡಿ, ಅಂತ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲ ಇರುವಾಗಲೇನೆ ವಿಚಿತ್ರಪಾಲ್ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಈ ಸಾಹಸದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಬುನಾದಿಯಾಗಿ, ತಳಹದಿಯಾಗಿ, ನೀವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಹಿಂದಿ ಮೇ ನೀವು ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಅಡಿಪಾಯ ತಳಪಾಯ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು। ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಗಳಿವೆ। ದುರ್ಬಲವಾದ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ದುರ್ಬಲರಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇನ್ನು ಸಬಲವಾದ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಸಬಲರಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗೇ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಹಾಗೇನೆ ಅವಳು ಅಣ್ಣನನ್ನ ನೋಡಿ ಏನ್ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಹಾಗೆ ನಾನು ಇರಬೇಕು, वो एक पुरुष है, मैं एक स्त्री, लेकिन मेरा भाई जो करता है मुझे भी करना है। ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, है ना, अपने भाई, बहुत 2-3 भाई हैं तो एक भाई के ऊपर आपको ज्यादा प्यार रहता है, वो क्या करता है आप भी वही करना चाहते हैं। आपकी बहन होती है, उनके जैसे ही कर दिखाना चाहते हैं, है ना बच्चों? ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಅವ್ರು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ಅವರ ರೀತಿ ನಾನು ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಣ್ಣನ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು, ತಮ್ಮನ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಏನೋ ಯೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ। ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ 1-2 ಕೆಲಸನಾದ್ರೂ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರೆಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ। वैसे ही इन्होंने भी क्या किया, अपने भाई जो है वो जो कार्य करता है वैसे ही मुझे भी करना है, ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ನೋಡಿ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ। उसके साथ वे किसी से कम नहीं, ನಾನು ಕೂಡ ಯಾರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ अपने भाई के जैसे काम करती थी। उनसे बेहतर करके दिखलाऊंगी, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನಕ್ಕಿಂತನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಸೆಯನ್ನ ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡು इसी जज्बे से, ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ उन्होंने पर्वतारोहण का प्रशिक्षण, तरबेती, प्रशिक्षण का अर्थ होता है तरबेती, ट्रेनिंग ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು। ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಫಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿಚಿತ್ರಪಾಲ್ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಂತೆಯೇ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಮುಂದೆ ನಾವು ಪಾಠಭಾಗವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ। विचित्र को बचपन में रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। ठीक है बच्चों, स्कूल यानी
आप भी कैसे पैदल चलकर, पैदल का अर्थ होता है ಕಾಲುನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಬಸ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ವಾಹನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, इसीलिए उनको भी क्या करना पड़ता था, पैदल चलकर स्कूल आना पड़ता था। वो स्कूल को आने के लिए किस प्रकार की तकलीफें उठाती थी और स्कूल की जिंदगी किस प्रकार बिताई, उसके बारे में हम अगली अवधि में देखते जाएंगे। इस भाग में आए हुए एक वाक्य के उत्तर हो या शब्दार्थ हो वो अगले अवधि में आते समय उसे सीख कर आइए। धन्यवाद।